दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं 16 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जो आज हमें देखने और पढ़ने हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा लेखपाल परीक्षा के लिए 3 किताबें अब तक लॉन्च की जा चुकी हैं और मैं आपसे कई दिन से कह रहा था कि किताबें हमारे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन आज ये किताब मेरे पास आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी लेखपाल की तीसरी बुक है। इसके पीछे आप दूसरी बुक देख रहे हैं और ये हमारी पहली बुक है। ठीक है, तो ये तीनों बुक आ चुकी है और ये आपके मार्केट में अवेलेबल है किताब। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। एक बार लीजिएगा और देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा वाकई ये किताब कितनी विशेष है और कितनी स्पेशल है। जब आप पाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर, जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, तो आप जाइए अपने नियर बाई बुक स्टॉल पर, वहां जाकर आप इन किताबों को ले सकते हैं और जी भर के दोस्तों आप घर बैठे तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी किताबें आपके घर तक जाएंगी। ठीक है, और बिना किसी शिपिंग चार्ज के, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के दोस्तों किताबें अवेलेबल कराई जा रही हैं आपके घर पर। ठीक है, इसके अलावा स्टडी 91 के द्वारा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जाते हैं। तो अगर आप चाहें, इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं इच्छुक हैं तो मुझे पता है आज नहीं तो कल आपको आना यही है। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर क्वालिटी आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला और देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर में हमें पढ़ने हैं। और परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही सवाल बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं है। इसके लिए स्टडी 91 आपको रिवीजन भी कराता है और डेली लगभग 90 क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कर अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, ये कहां बनाई जा रही है आपको ये बताना। ऑप्शन है केरल में, असम में, कर्नाटक में या फिर नई दिल्ली में। ठीक है, अपनी तरह की पहली। अगर मैं नई दिल्ली में आपको याद दिलाऊं दोस्तों, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि नई दिल्ली में एक टीचर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी। क्या? भारत की पहली टीचर यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही थी? नई दिल्ली में। केरल में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, अगर आपको याद हो तो। असम में दोस्तों स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी। स्किल यूनिवर्सिटी यहां याद रखेगा। ये यूनिवर्सिटी दोस्तों सहयोग दे रहा था इसमें एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हां दोस्तों, एडीबी के सहयोग से 112 मिलियन डॉलर खर्च करके असम में बनाया जा रहा था। इस तरह के दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा रेल यूनिवर्सिटी के बारे में। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी जी हां दोस्तों कहां बनाई जा रही है? तो बनी है दोस्तों, ये है बड़ोदरा में। कहां पर है? ये बड़ोदरा में है, याद रखेगा। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़े सवाल बन सकते हैं। आज का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, यह है कर्नाटक। जी हां दोस्तों, कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। कर्नाटक में दोस्तों याद रखेगा अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तैयार की जा रही है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके अलावा अगर मैं विद्यालय का नाम लूं तो हाल फिलहाल में कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनकी आधारशिला कई लोगों के द्वारा रखा गया। ठीक है, जैसे दोस्तों हाल ही में चर्चा में चल रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाना। ठीक है, तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था, वो लद्दाख में चल रहा है, उसकी चर्चा वो याद रखेगा। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा मां शाकुंभरी देवी का, ठीक है, नाम। ठीक है, मां शाकुंभरी देवी का नाम सुना होगा। इस विद्यालय की आधारशिला अमित शाह जी ने रखा था। ठीक है, अमित शाह जी ने रखा था। कहां पर रखा दोस्तों? तो याद रखेगा मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय, यह सहारनपुर में। कहां पर है? सहारनपुर में। इसी तरह से दोस्तों आपने पढ़ा होगा महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, महेंद्र सिंह के नाम पर, ठीक है, के नाम पर दोस्तों एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है अलीगढ़ में, जिसकी आधारशिला स्वयं मोदी जी ने रखा था। ठीक है, तो ये सभी चीज याद रखेगा। इसी सीक्वेंस में आपको याद होगा दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेगा। ये विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय। एक दोस्तों विधि विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है, इसकी आधारशिला इन दोनों की आधारशिला रामनाथ कोविंद जी ने रखा है। यह विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखें। काफी अच्छे सवाल हैं विद्यालय से जुड़े हुए। अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में यहीं कहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं कर्नाटक वाला ही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखेगा। ठीक है, यहां बताया गया है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। परिवहन मंत्री हैं दोस्तों बी श्री रामुलु। इनके अनुसार दोस्तों कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, ये कल्याण मुंबई वाला कल्याण नहीं दोस्तों, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में ही है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों किया गया 8% सीट का दोस्तों आरक्षण भी दिया जाएगा और बहुत सारी बातें हैं, आप चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि कौन कौन सी चीज हमें पढ़ने को मिलती है करंट अफेयर में जो भारत में पहली बार हुई है या विश्व में पहली बार हुई है कहीं, क्योंकि ऐसे सवालों को जानने की बड़ी इच्छा होती है हमें। ठीक है,
तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पर हो गया पहला। दूसरा लिख रहा है राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। मैंने आपको बताया था सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब दोस्तों एक ही खिड़की पर आपके सभी सवालों के समाधान हो जाएं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर है, याद रखेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, ठीक है। करा किस सुरंग को वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है? यह है अटल सुरंग। जी हां दोस्तों, अटल सुरंग याद रखेगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, अभी तक तो स्विट्जरलैंड में था, लेकिन अब उससे भी बड़ा इग्लू कैफे अपने भारत में खुल चुका है। भारत में दोस्तों आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, ये जम्मू कश्मीर में है, वहीं पर दोस्तों इग्लू कैफे खोला गया। करा गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना लॉन्च किया। और यह परियोजना कहां लॉन्च की जा रही है? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, वहां पर यह परियोजना लाई जा रही है, ठीक है। भी अच्छा सवाल है। करा हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? जी हां दोस्तों, जिसने डीएनए वैक्सीन लगाया तो है अपना देश भारत, याद रखेगा। भारत आपका सही जवाब हो जाएगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्रिकेट स्टेडियम आपका मोटेरा था, जिसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, ठीक है, वो याद रखिएगा। और तीसरा बनने जा रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो याद रखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा ये, ठीक है। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, याद रखेगा। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूएई देश के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है। करा सऊदी अरब से सऊदी अरब में दोस्तों पहला योग महोत्सव कहां मनाया गया? तो वैसे तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद पड़ती है, बट योग महोत्सव जो मनाया गया वहां पर एक शहर है जिसका नाम है जेद्दा, वहां मनाया गया, ठीक है। तो ये भी पढ़िएगा, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? कहां पर दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा है। कहां पर? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, पूरे भारत में एक साथ तो चेंज किया नहीं जा सकता। और वैसे भी दोस्तों भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि जो हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पेट्रोल पर, डीजल पर है, उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए और उसको छोड़ करके हम लोग आ जाएं, चाहे बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हों या सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां हों या फिर हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां हों। मतलब कि थोड़ा सा हमें चेंज करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। ये हमारे लिए ऐसे संसाधन है जो बहुत थोड़े मात्रा में बचे हैं और पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो कुछ ना कुछ सुधार तो करना पड़ेगा। देश इतना बड़ा है, 133 करोड़, कोई थोड़ी बहुत जनसंख्या नहीं होती, इतने लोगों को एक बार में चेंज नहीं किया जा सकता। तो सरकार धीरे धीरे एक एक सेक्टर में कुछ चीजें ला रही है कि धीरे धीरे लोग चेंज करें, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सरकार फोकस कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। जी हां दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम डीजल वगैरह का यूज करते हैं, अब देखिए एग्रीकल्चर यानी खेती वाले क्षेत्र में डीजल का इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए खेत की जुताई हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, या उसकी सिंचाई किया जा रहा है तो ट्यूबवेल चल रहा है। तो जो ऐसे सेक्टर हैं वहां पे जो डीजल का उपयोग किया जाता है उसको समाप्त कर दोस्तों अक्षय ऊर्जा से बदलने का जो लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है 2024 तक। बहुत कम समय दोस्तों, 2022 चल रहा है, 2024 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम अक्षय ऊर्जा में बदल देंगे। अक्षय ऊर्जा मतलब जैसे दोस्तों आप सीधे समझ जाओ कि जितने भी ट्यूबवेल होंगे वो सभी किससे चलेंगे? सौर ऊर्जा से चलेंगे, यानी लोग तेल के ऊपर डिपेंड न रहें। ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं देश में, ठीक है। तो काफी अच्छा है और इन्वायरमेंट के लिए जरूरी भी है। फिलहाल तो जो आपका उत्तर होगा वो 2024 हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। इसको पढ़िएगा। एक योजना थी दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी, ठीक है, पीएम कुसुम योजना। वैसे तो योजना 2018 के बजट में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अप्लीकेबल करने में थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे हम लोग उसको अप्लीकेबल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि पीएम कुसुम का नाम क्या दोस्तों? तो पीएम कुसुम का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ठीक है। के माने किसान, यू माने ऊर्जा, यस मीन्स सुरक्षा और यू मीन्स उत्थान, यम मीन्स महाअभियान। ये दोस्तों है और इसके तहत यही था कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग अक्षय ऊर्जा की तरफ अपने आप को ले जाएं, यही पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो 2024 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम लोग जो है अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करें ही करें, ठीक है। चलिए मैं आपको कृषि से संबंधित कुछ अच्छे सवाल बताता हूं। देखिए आपको ना यही ध्यान देना है, ये क्रीम क्रीम क्वेश्चन क्या होता है ना,
आज हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसके पहले जब कभी कृषि वाला करंट अफेयर आया था तो हमने क्या पढ़ा था। अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना तो बहुत सारी बातें आपको याद हो जाती हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि आप डेली स्टडी 91 पर जुड़िए और क्लास लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, पहला तो ये हो जाएगा दोस्तों। दूसरा लिख रहा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था जीवा कार्यक्रम के बारे में। यह जीवा कार्यक्रम दोस्तों लाया गया है नाबार्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड किसके लिए? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी एक तरह से समझ लीजिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। आजकल क्या होता है कि खेती में दोस्तों रासायन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, लोग डिपेंड हो गए उसके ऊपर। तो जरूरी है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सभी चीजों के लिए अति आवश्यक है। तो जीवा कार्यक्रम याद रखेगा, ये नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? फाओ के साथ, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखेगा, ये जो फाओ है दोस्तों, इसके साथ समझौता किया है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, याद रखेगा, ठीक है। करा हाल ही में चर्चा में रहा जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी क्या है? ये दोस्तों खेतों में सिंचाई से संबंधित एक टेक्नोलॉजी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र तोमर वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री हैं। करा इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहां पे किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य या सरकार द्वारा अगर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अगर और कयर, ये दो उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर उद्योग को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है त्रिपुरा राज्य में। कयर उद्योग दोस्तों अलग है, उससे नारियल के छिलके से रस्सी वगैरह बनाए जाने से संबंधित है, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है गोवा वगैरह के क्षेत्र में, ठीक है। गोवा कोंकण क्षेत्र में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कयर उद्योग को, और इसको अगर उद्योग को त्रिपुरा साइड में, ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है, ध्यान दीजिएगा। करा हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो किसानों के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन आया है, किसान सारथी, ठीक है, याद रखेगा, किसान सारथी एप्लीकेशन, ठीक है। लद्दाख ने 2025 तक अपने आपको, यानी अपने यूनियन टेरिटरी को जो है जैविक राज्य बनाने के लिए अभी समझौता किया है सिक्किम के साथ। क्यों भाई, क्यों सिक्किम के साथ समझौता किया है? क्योंकि सिक्किम एक्सपर्ट है जैविक खेती में, इसलिए सिक्किम के साथ समझौता किया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। करेक्ट। किसान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो एक तो फसल बीमा योजना स्टार्ट किया था, किसान सारथी स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर संबंधित, किसानों संबंधित बहुत सारी योजनाएं इन्होंने शुरू किया है। करेक्ट। कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिजी देश के साथ दोस्तों समझौता किया है। कई बार ऐसे भी सवाल बनते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? इसी को एमओयू कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज ही आगे बढ़ते हैं। कर संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में, जी हां दोस्तों, मनरेगा याद रखेगा, मनरेगा में पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और मनरेगा कर दिया गया। आगे महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया दोस्तों, तभी इसे मनरेगा कहा जाता है। कर मनरेगा में काम करने के लिए जो दिन थे दोस्तों, पहले क्या थे यहां पर दिनों, जो दिन थे दोस्तों, ये 100 दिन काम करने का था। अच्छा, होता क्या, ये समझिए दोस्तों, सरकार ने बनाया एक रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। रोजगार गारंटी योजना का मतलब क्या है? देखिए, सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती, ठीक है। देश में इतनी जनता है, सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, इसीलिए सरकार ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है। यानी सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सभी लोग अगर गवर्नमेंट की तरफ देखते रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो ऐसे में ये बेरोजगारी जो है ये बढ़ती ही जाएगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए मोदी जी कहते हैं यार कि आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जाना चाहिए वो भी थोड़ा कम है, वो प्रयास भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी नौकरी ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें भी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर शासन प्रशासन चलेगा कैसे? वो जरूरी चीज है, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहां पर क्या हुआ, रोजगार गारंटी जो योजना थी, इसमें क्या हुआ कि एक साल में होते तो 365 दिन है, बट एक साल में मिनिमम दिन डिसाइड हुआ कि आपको कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा, ठीक है। 365 दिन में कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा। यह था दोस्तों रोजगार गारंटी योजना। क्योंकि अगर इन 100 दिन भी काम नहीं मिला ना, तो भी सरकार आपको पैसे देगी, इसलिए कि आपका भरण पोषण हो सके, ठीक है। तो यह काम था दोस्तों यहां पर। तो अभी क्या हुआ ना, सरकार ने इस 100 दिन को बढ़ा करके कितना कर दिया दोस्तों? इस 100 दिन को बढ़ा करके 150 दिन कर दिया, ठीक है। 150 दिन कर दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, और भी ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। और होता ही कितना यार, साल में अगर 100 दिन की बात करेंगे तो 3 महीना होता है, यानी 12 महीने में 3 महीना सरकार
काम दे और बाकी के अगर 8 महीना आपको बैठना हो, ठीक है, तो 9 महीना आपको बैठना हो तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिलहाल अब उस चीज को सरकार ने बढ़ा दिया, 150 दिन कर दिया है, तो इसे भी आप याद रखेगा। अच्छा पॉइंट है, ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे तो इसे याद रखेगा, ठीक है। यहाँ इसके अलावा ये बताया गया भाई कोविड-19 चल रहा था और कितने सारे प्रवासी श्रमिक जो है वापस अपने गांव लौटे थे और फिर उनको काम देना था, रोजगार देना था, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पे लिखा गया। अलग अलग राज्यों की दोस्तों अलग अलग मजदूरी दर है, उत्तर प्रदेश की अलग मजदूरी दर है, अलग अलग राज्यों की नरेगा में काम करने के लिए, मनरेगा में काम करने के लिए दोस्तों अलग अलग दर है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये याद रखना आपको कि 150 दिन यहाँ संख्या जो है बढ़ा के कर दी गई। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर जो हमें जान लेने चाहिए, जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन एक चलाया गया दोस्तों, जिसका नाम था ऑपरेशन आहट, ठीक है। करे किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जो सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, सीआरपीएफ रेलवे के सॉरी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, याद रखेगा, ये इसके द्वारा दोस्तों चलाया गया एक कार्यक्रम जिसका नाम था आहट। होता क्या है, मैंने आपको बताई थी पूरी कहानी कि कई बार क्या होता है, बच्चों को, महिलाओं को किडनैप करके और उनको दूसरे में शहर में बेच दिया जाता है, किसी देश में बेच दिया जाता है, या उनका अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी तक सफर करने के लिए लोग रेलवे का सहारा लेते हैं और इसीलिए रेलवे में ये स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन आहट, ठीक है, याद रखेगा। लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संगीत अकादमी बनाई जा रही है। आपने सुना कि स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता था, लता मंगेशकर जी को उनका देहांत हो गया, ये काफी जो है दुख वाली बात थी। और इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में एक जो म्यूजियम बनाने की घोषणा किया है, याद रखेगा, और एक संगीत अकादमी बनाया जाएगा इंदौर में ही। क्यों, इसलिए क्योंकि इनका जन्म इंदौर में हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की सबसे शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है, तो एक जमाने में इंटेल का बोलबाला था, आप देखते थे लैपटॉप के ऊपर इंटेल का स्टिकर लग के आता था, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में जो अग्रणी कंपनी है वो आपकी सैमसंग हो चुकी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत में भी दोस्तों सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, आप जान रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहां पे किया गया। देखिए इस तरह के 3 स्टैचू हमारे देश में बनाए गए हैं। पहला स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी यानी एकता का प्रतीक, ये वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कहां पर बनाई गई, आपके गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास केवड़िया एक स्टेशन पड़ता है उसके पास, ठीक है। अब केवड़िया स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया, उसका नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। दूसरा था दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस। ये स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के एक जगह है दोस्तों, पाली जिला, ठीक है, वहां पर दोस्तों ये बनाया गया स्टैचू ऑफ पीस। और ये है आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसे तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा सवाल है। कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की अगर एससी जो कैटेगरी होती है उसमें अगर जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात किया जाए तो कौन सा राज्य अग्रणी है, तो यहां पर महाराष्ट्र राज्य अग्रणी है, यह भी आप याद रखिएगा, सब डेटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत किस देश के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव बनाने चला है, तो इसमें इजराइल का सहयोग लेकर के दोस्तों बनाया जा रहा है। लगभग 30 गांव अब तक उत्कृष्ट गांव बनाए जा चुके हैं, ठीक है। पीएम मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया, तो अभी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी को दोस्तों भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस जयंती को, आप ये भी याद रखेगा। और उसी दिन इसे नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है दोस्तों, वहां पर एक 3D होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो एक शब्द है एंग्जाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी यानी चिंता कहा जाता है, इसे घोषित किया है, तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल उठा के पेपर देखिए स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो मैं जिम्मेदारी इस बात का जरूर लेता हूं कि करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। रही बात आपको देखने की, देखिए आप ढूंढा करिए, आप देखिए ना, आप ट्रेंड उठा के देखिए, जैसे पीछे जो भी आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, आप पेपर में देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो क्या स्टडी 91 से मैच किया या नहीं किया, ठीक है। बच्चे खुद ही आपको बता देंगे और आपको समझ आ जाएगा। नहीं मिलता है तो हमसे पूछिए, मैं खुद आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन जारी कर रहा है। ये जब प्रश्न में पढ़ा ना तो मैं सोचा यार ऐसा कैसे, क्योंकि ऐसी घटना एक बार और मैंने पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले दोस्तों, मैंने पढ़ा था अमेजन जंगल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, अमेजन
अमेजन जंगल के बारे में दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? मतलब बहुत बड़ा आकार इसका, बहुत बड़ा है। इसी जंगल से होकर अमेजन नदी बहती है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। और पता चला था दोस्तों, अमेजन जंगल में आग लगी और डेटा वहां पे आया। मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार आग लगी, अक्सर जंगलों में आग लगती रहती। ठीक है, जिसे हम दावा नल कहते हैं ना, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अक्सर जंगलों में आग लगती रहती है। और यहां एक जो डेटा आया ना, वहां बताया गया दोस्तों कि इस जंगल में जो आग लगी है, ठीक है, जंगलों की आग, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो आग लगी है उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है, उतना तो इस अकेले जंगल ने ऑक्सीजन नहीं दिया है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, लगभग 3 गुना का डेटा आया था दोस्तों, यहां पर जब आया था डेटा, तो याद रखिएगा 3 गुना की बात कही गई थी। ठीक है, तो ऐसा आया था डेटा। लेकिन दोस्तों आज फिर से सवाल हमें मिल गया अपने देश के अंदर। ठीक है, ये सवाल में क्या था, एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है करा जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है। अब देखिए, होता क्या है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, आप जानते हैं कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। तो लिख रहा है कि वो जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे ज्यादा कार्बन वो जारी कर रहा है। ठीक है, यार संभव कैसे है? एक तो राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां पर तो यार ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि असम राज्य में स्थित है, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, यहां बात आती है ना कि ऐसा कैसे सर, तो मैं बताऊं, यहां की जो मिट्टी है, उस मिट्टी की ऐसी क्वालिटी है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऐसा डेटा आया है, तो इसको जरूर याद रखेगा। बाकी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है, हेमी साहब जान ही रहे हैं, और महावीर स्वामी जान रहे हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, अभी हाल ही में चर्चा चल रहा था दोस्तों, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, वो घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उसकी साइज 3 गुना किया जा रहा था, इसलिए चर्चा में चल रहा था। असम का ही 2 और राष्ट्रीय उद्यान था, 6वें और 7वें नंबर का, एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, बाकी इसको पढ़िएगा, बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों पर्यावरण के सवालों पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों कौन कौन सा सवाल हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे। लिख रहा, भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया। और अरावली, देखिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये हरियाणा से शुरू होकर के राजस्थान तक जाती है। और ये जो अरावली जैव विविधता पार्क है ना, ये स्पेशली हरियाणा वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों इसे घोषित किया गया है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई, ये भी अपने आप में एंटीक सवाल थे। जी हाँ, जो बर्फबारी हुई ना, उस बर्फबारी में प्लास्टिक के नैनो कण देखने के लिए मिले हैं दोस्तों, ये अपने आप में एंटीक रहा। और थोड़ा मोड़ा नहीं, कई मिलियन टन इस तरह के कण मिले हैं दोस्तों। और ये बर्फबारी आपके स्विट्जरलैंड में हुई, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। करा किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो देखिए अभी तक तो 47 थे। ठीक है, लास्ट टाइम आपके बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक जगह था हैदरगढ़, ठीक है, उसे घोषित किया गया था। अभी 2 स्थान और आ गया दोस्तों, एक खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य आ गया है, जो कि आपके गुजरात साइड है, एक बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि आपके संत कबीर नगर में है। ये दोनों को दोस्तों फिर से रामसर साइट में शामिल किया गया, और अब इनकी संख्या हो गई है 49। ठीक है, याद रखिएगा कितनी हो गई है, 49 हो गई। करा आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र को बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस नंबर पर है, तो तीसरे स्थान पर है दोस्तों, जो सबसे तेजी से वन की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, करा तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये किस राज्य में है, जो भी चर्चा में था, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तेली नीलापुरम। ठीक है, रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था। ठीक है, राजस्थान में बूंदी जिले में दोस्तों स्थित है, ये भी याद रखेगा। कह किस भारतीय टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या दोगुना कर दिया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जो कि स्थित है कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, अपने टाइगरों की संख्या दोगुनी करने के लिए दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कह हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला। जी हाँ दोस्तों, अपना FM रेडियो चैनल मिला। ये भी काफी एंटीक कॉन्सेप्ट रहा कि जेलों में दोस्तों FM रेडियो चैनल बनाना, मतलब मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। ठीक है, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि और इसके बारे में क्या क्या है। जब मैं इसका डिटेल पेज पढ़ा जाकर के अलग अलग साइट्स पर, तो मुझे पता चला कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होता है ना कि जेल इसलिए बनाया गया है कि
जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाए। लेकिन आप जरा मतलब समझिए, क्या उद्देश्य है, उन्हें दंडित करने का उद्देश्य है, इसलिए उन्हें जेल भेजा गया है, या इसलिए जेल भेजा गया है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, आगे वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त न रहें, इस तरह के अपराध में हाथ न लगाएं, इसलिए भेजा गया, उन्हें सुधरने के लिए भेजा गया। तो बात आती है, हम दंड के लिए किसी को नहीं भेजे। ये तो हमारा जो है हम समझते हैं ऐसा कि हम अपराधियों को दंड देने के लिए उन्हें जेल भेजे, नहीं। हमारा उद्देश्य दंड देना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन्हें पश्चाताप कराना है, उन्हें यह बताना है कि तुमने अपराध किया है और यह कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्हें सुधारना हमारा मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो यहां पे जो एफएम ये चैनल लॉन्च किया गया दोस्तों, यहां बताया गया कि सभी अपराधी आकर के अपने बारे में बताएंगे। तो लोग बताएंगे तो हो सकता है कि अपनी बातचीत करने के दौरान उन्हें लगे हमने क्या गलत किया है, ठीक है, हमने क्या गलत है, हम इस अपराध को क्यों किए, कौन सी वजह से किए, हमें करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था, क्या सही क्या गलत। तो उससे क्या होता है कि लोगों को सीख मिलती है और लोगों के अंदर सुधार आएगा, ये मतलब लगता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें थी दोस्तों। और ये जो जेल है ये फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल नहीं, नैनी सेंट्रल जेल आपके प्रयागराज में है, इंदौर सेंट्रल जेल हो गया, दिल्ली का तिहाड़ जेल हो गया, अंडमान निकोबार की शेल्डर जेल हो गया। तो याद रखिए जो सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, इंदौर की सेंट्रल जेल में दोस्तों इस तरह का अपना पहला एफएम रेडियो चैनल दोस्तों लॉन्च किया गया, ताकि कैदी एक दूसरे से बातचीत करें और उस पर आकर अपने जो अनुभव को साझा करें, ठीक है। हालांकि अपराधी हैं तो अनुभव को साझा करेंगे तो उनको भी अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने अंदर उनको सुधार करना पड़ेगा, एक मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको पढ़िएगा, मजेदार चीज है, ठीक है। चलिए फिर से सवालों का सिलसिला आ गया हमारे सामने कि भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार, क्यों? क्योंकि जब भी कुछ इस तरह का एंटिक होता है ना तो हम इस पेज को अपडेट करते हैं। आप पढ़ेंगे कहां से दोस्तों? आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां करंट अफेयर का सेक्शन होगा, उसके अंदर आप जाइए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेक्शन होगा, वहां हम लोगों ने टोटल 29 कैटेगरी दिया है। अलग अलग कैटेगरी में जाइए, चीजों को पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पे पढ़िए कौन सा सेंट्रल जेल है, तो इंदौर का है। और इंदौर में दोस्तों रहने वाली थी ना वो लता मंगेशकर जी, वहीं पर दोस्तों उनके निधन के बाद एक संगीत अकादमी और एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कर अपनी तरह का पहला स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? ये कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है कर्नाटक में, कल्याण सोचकर आप महाराष्ट्र मत कर दीजिएगा, ठीक है। करा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम ये किस राज्य में बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी सुरंग दोस्तों जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है उसको वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? अटल सुरंग है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा युगलू कैफे पहले तो स्विट्जरलैंड में था, अभी आपका खोल दिया गया जम्मू कश्मीर में। गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए पहली परियोजना लॉन्च किया है। यह परियोजना भी दोस्तों आपके इंदौर में ही लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो आपके तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो खुल रहा है राजस्थान में खुल रहा है। और पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जो है ये आपके यूएई देश ने प्रस्तुत किया, ठीक है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी स्टडी 91 पे दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे टॉप सेलिंग कोर्स है ना वो हिंदी का बैच चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का जो बैच है ये हमारा टॉप सेलिंग बैच है, आइए आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा भी लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया और अनेक बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया किताबें आ चुकी है स्टडी 91 की भर भर की, एक एक करके किताबें लगभग हर एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर दोस्तों हम एक किताबें लॉन्च कर रहे हैं। ये आपके लेखपाल की सीरीज लॉन्च हुई दोस्तों, जो कि आपके 4 पार्ट में होगी, क्योंकि आपके पेपर में 4 पार्ट में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो छोटी छोटी किताबें बहुत कम दाम में दोस्तों आपको अवेलेबल कराई गई मार्केट में। एक बार जाइए आपके नियर बाई जो भी बुक शॉप है वहां जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। एक बार लीजिए, आप देखिए ना, मैं कह रहा हूं अगर नहीं खरीदने का मन है कोई बात नहीं, मत खरीदिए, लेकिन आप देखिए तो सही। देखने से क्या होगा ना, आपका जी मचल उठेगा, फिर तो आप कहोगे नहीं सर मुझे चाहिए, बिना लिए मैं मान नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सही सुमेलित करना दोस्तों, कई लोगों की नियुक्ति हुई है, आपको बताना है किसकी नियुक्ति कहां हुई है, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों एस किशोर, देवाशीष मित्रा, शांति श्री, धूलीपुड़ी पंडित, दिनेश सकलानी और एम जगदीश। चलिए जो सबसे आसान था वो थे दिनेश सकलानी साहब। दिनेश सकलानी जी को नियुक्त किया गया दोस्तों एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का निदेशक बनाया गया। कैसे याद रखेंगे? एनसीईआरटी पढ़ना सबके लिए जरूरी होता है, सकल एनसीईआरटी, सकल एनसीईआरटी सब लोग पढ़ लीजिए अगर परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो ये सकलानी साहब हो गए, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करते चलेंगे, ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है।
आगे क्या लिख रहा है दोस्तों, आगे लिख रहा है शांति श्री धूली सी पंडित हैं, एस किशोर साहब हैं, ठीक है, और एम जगदीश जी हैं। बताइए ये धूली पंडित जो है दोस्तों, इनको जेएनयू का कुलपति बनाया गया, पहली महिला कुलपति है दोस्तों, याद रखेगा, पहली महिला कुलपति बनी है दोस्तों। कहां पर पहली महिला कुलपति बनी है, आपके यहां पर, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा यूजीसी में भेजा गया किसको, आपके एम जगदीश जी को, ये पहले जेएनयू में थे, अब इनको कहां भेजा गया, यूजीसी में भेज दिया गया। और इसके बाद दोस्तों एस किशोर जी को एसएससी में रखा गया है, और देवाशीष को कहां रखा गया, आईसीआई, ठीक है। तो आप मिलाइएगा दोस्तों, यहां पे क्या उत्तर होगा, पहला हो जाएगा ई, दूसरा हो जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा डी, चौथा हो जाएगा ए, और पांचवा हो जाएगा बी, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों ई सी डी ए बी, ई सी डी ए बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ई सी डी ए बी ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें भी जानते रहिए। आईसीआई क्या है दोस्तों, आईसीआई कहा जाता है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके दोस्तों जो महानिदेशक या जो अध्यक्ष चुने गए वो बने देवाशीष मित्रा जी, ये भी आप याद रखेगा। बाकी एसएससी में आ गए थे आपके यश किशोर साहब, वो भी याद रखेगा। बाकी शांति श्री धूली पंडित, ये पहले सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में थी दोस्तों, ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसको याद रखेगा। ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई, सावित्रीबाई में महाराष्ट्र में थी, वहां से आ गई हैं। पहली महिला कुलपति बनी है जेएनयू की, वो भी याद रखेगा। दिनेश सकलानी साहब एनसीईआरटी में गए। चलिए अपॉइंटमेंट संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, उसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला ही हो गया कि आईसीआई में कौन बने, तो देवाशीष पात्रा जी, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। मित्रा, पात्रा नहीं मित्रा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा, मित्रा जी, देवाशीष मित्रा। एसएससी में कौन आ गया, एस किशोर साहब आ गए। फाइजर इंडिया का दोस्तों जो अध्यक्ष बनाया गया, ये आर्य शाह पहले थे, आर्य शाह का इस्तीफा आया, उसके बाद प्रदीप शाह को यहां अपॉइंट किया गया। वित्तीय मंत्रालय में वित्त सेवा विभाग में सचिव के रूप में दोस्तों किसे नामित किया गया है, तो संजय मल्होत्रा जी को। मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बनाया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एस उन्नी कृष्णन नायर साहब को रखा गया, ठीक है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पहले ऋषभ पंत थे, अभी अक्षय कुमार हो गए। एनसीईआरटी में दिनेश सकलानी जी हो गए। आईबीबीआई में आपके रवि मित्तल जी हो गए, ठीक है। और यूजीसी में आपके कौन हो गए, बताइए यूजीसी में कौन भेजा गया, एम जगदीश कुमार को भेजा गया यूजीसी में, जो पहले कहां से निकले, कुलपति से निकले हैं, ठीक है। कुलपति पद से हटे हैं जेएनयू से, अब वो चले गए यूजीसी में, ठीक है। भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया, तो सोनाली सिंह को दिया। पहले दीपक दास से, अब सोनाली सिंह जी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, सही जोड़े का मिलान करना है, और यह है क्या है दोस्तों, राष्ट्रपतियों के नाम है, ठीक है। और जब जब कोई राष्ट्रपति पद के लिए आता है तो मैं आपका रिवीजन कराता हूं, कम से कम 4-5 आप रिवीजन कर ही लीजिए, क्योंकि सब जरूरी है, ठीक है। पॉल हेनरी डोगो दामिबा, आप कहेंगे सर आपको कैसे याद रहता है, ठीक है। याद ऐसे रहता है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, तो क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ये कहीं से क्वेश्चन चुराए तो है नहीं, क्वेश्चन बनाया तो एक बार पढ़ा, बनाने के बाद जब टाइप हो जाता मैटर तो फिर से मुझे एक बार रिवीजन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं गलत तो नहीं टाइप हुआ, सब सही तो हुआ, फिर दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है। फिर तीसरी बार क्या करता हूं, तीसरी बार फिर आपको पढ़ाते समय पढ़ लिया, चौथी बार से तो ये लगातार आने लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिवीजन होने लगता है बार बार इस तरह से, ठीक है। तो पॉल हेनरी साडोंगो दामिबा जो दोस्तों, इनको अभी बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बुर्किना फासो हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पहला ऑप्शन सी केवल यही दिया है, तो आंख मूंद कर तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर है, लेकिन फिर भी चलिए हम आगे देखते हैं। सियाओ मारो कास्त्रो जो दोस्तों, इनको होंडुरास का राष्ट्रपति बनाया गया था। डेनियल ओर्टेगा जो दोस्तों, इनको निकारागुआ का बनाया गया था। शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान का बनाया गया था, और डेम सेंट्रामेशन को बारबडोसा का बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो हम लोग चर्चा जरूर करते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो नए राष्ट्रपति हैं उनके बारे में यहां दिया गया, जैसे बुर्किना फासो में जो राष्ट्रपति चुना गया वो सब दिया गया, पढ़ लीजिए। पॉल हेनरी साडोंगो दामिबा, ये बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति अभी चुने गए, ठीक है। कर रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसे आप डीआरडीएल के नाम से जानते हैं, अभी इसका निदेशक किसे बनाया गया है, तो यहां बनाया गया जीएस श्रीनिवास मूर्ति को। किसे, जीएस श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया दोस्तों, डीआरडीएल का महानिदेशक, ठीक है। इसी तरह एक रक्षा खुफिया विभाग था, उसमें जीएवी
रेड्डी साहब को रखा गया था, वो भी आप याद रखेगा। एंटोनियो कोस्टा को दोस्तों किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो कोस्टा साहब पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सियोमारा कास्त्राय, तो अभी हम पीछे पड़े दोस्तों, वहां की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, ये होंडुरास देश है, ठीक है। मिया मोटली दोस्तों, ये भी आपकी महिला प्रधानमंत्री हैं, ये बारबडोसा की हैं, ठीक है। जोस डेनियल ओर्टेगा सावेंद्रा, इनको 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया, ये निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसरो के नए चीफ के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, बताइए, एस सोमनाथन जी को चुना गया। हाल ही में अली खान इस्माइलोव, इनको कहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, कजाकिस्तान का, ठीक है। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया, प्रदीप रावत जी को, ठीक है। हाल ही में चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गैब्रियल सेरिक बने हैं, ठीक है। और किसने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया, तो शौकत मिर्जियोयेव ने, ठीक है। शौकत मिर्जियोयेव ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अभी जीत हासिल किया, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट वाला पेज नहीं दोस्तों, देखिए अपॉइंटमेंट का मैंने 2 कैटेगरी बना रखा है, एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट, एक आपका जो आपका मुख्य नियुक्ति, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई किसी बड़े पद पर आ गया, ये दोस्तों वो वाला सवाल है, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा। करा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर में, ठीक है। लिख रहा सऊदी अरब है, नीदरलैंड है, स्वीडन है या भारत है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पर पहला स्थान है दोस्तों आपके सऊदी अरब का, दूसरा स्थान है आपके नीदरलैंड का, तीसरा स्थान है दोस्तों आपके स्वीडन का, और चौथा स्थान है भारत का। वैसे तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चौथा स्थान भारत का, बट यहां मैंने जानबूझकर आपका पहला स्थान पूछा, आप याद रखिएगा सऊदी अरबिया का नाम, ठीक है। सऊदी अरब में दोस्तों भी पहला योग महोत्सव बनाया गया था, कहां पर, जेद्दा में बनाया गया था, तो उसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी स्थान मैंने बता ही दिया और यहां बाकी की बातें दी गई हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर जो जरूरी है। करा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में पहले स्थान पर सऊदी अरब देश है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग जो है दोस्तों वो कब तक दोस्तों ये पूछा समय, तो याद रखेगा 2030 तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में दोस्तों डिमांड रहेगी। मतलब एक तरफ सरकार चाह रही है कि हम अक्षय ऊर्जा की तरफ जाएं, दूसरी तरफ कोयले की डिमांड घटने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। इसीलिए तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भारत सरकार मेहनत कर रही है कि एक एक सेक्टर को हम अक्षय ऊर्जा में तब्दील करें, और उसी संबंध में कृषि क्षेत्र को 2024 तक अक्षय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, ठीक है। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। 2020 में तो चीन हासिल किया था, ठीक है, जिसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड रहा भारत का। इस बार चीन को पछाड़ करके अमेरिका पहले स्थान पर आ गया है। सबसे ज्यादा ट्रेड इस 2021 साल में भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड किया है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो था दोस्तों, ये टोटल 4 पॉइंट पर डिपेंड था, इस बार का पूरा बजट था। इसमें जो पहला पॉइंट है ये था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था जो आपका इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको याद रखेगा। तीसरा था आपका क्लाइमेट एक्शन, और चौथा था पीएम गति शक्ति योजना। ये टोटल 4 पॉइंट पर पूरा बेस था, यही स्तंभ थे। जितनी भी बातें बजट में कही गई वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। करा 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया, इसमें वर्चुअल जो करेंसी होती है दोस्तों, अब उस पर कितना टैक्स लगाना पड़ेगा या लगने वाला है क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे, तो 30% का टैक्स आने वाला है, वो भी याद रखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो यहां पर जो अनुमान लगाया गया करीब 8 से 8.5% के रेंज में ये अनुमान लगाया गया। आईएमएफ ने दोस्तों यही जो अनुमान लगाया था वो 9% लगाया था, ठीक है। एनएसओ ने जो अनुमान लगाया दोस्तों ये आपका 9.2% लगाया, और भारतीय स्टेट बैंक ने लगभग 9.5% का अनुमान लगाया था, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो, ठीक है, ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड में दोस्तों 2021 जीता है दोस्तों। ये आपको बताना 2021 का अवार्ड किसने जीता। हालांकि इतना बड़ा तो पुरस्कार नहीं है, लेकिन मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो पता चला वर्ल्ड वाइड कई सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, तो आप याद रखिएगा। फिलहाल तो यहां पर ऋषभ पंत को दिया गया, ठीक है। बाकी के जो 3 नाम है दोस्तों, इनको भी कुछ ना कुछ मिला है। यहां पर जो बेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है, ठीक है, कौन सा, जो टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है। सोचिए टेस्ट बैटिंग अवार्ड भी अपने आप में मतलब स्पेशल अवार्ड ही है, क्यों, क्योंकि ऋषभ पंत है बॉलर, ठीक है, और किसी बॉलर को अगर बैटिंग का अवार्ड मिल रहा है, ये तो मतलब एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर इन्हें दिया गया ऋषभ पंत जी को, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। कर भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जीतने में मदद किया था उन्होंने। 32 साल बाद गावा में ऑस्ट्रेलिया के नाबाद रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा था। इसके अलावा भी दोस्तों आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन जी, उनको
कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। यहां पर क्या चुना गया है? कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की चीजें आप पढ़िएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर। चलिए इधर तो याद रखेगा, बॉलर हो के भी टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है ऋषभ पंत ने। पहला सवाल, आईपीएल की जो टीम आ रही है, अब इसका नाम क्या पड़ने वाला दोस्तों? इसका नाम पड़ने वाला गुजरात टाइटंस। और जो लखनऊ वाली टीम आ रही है उसका नाम होने वाला है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। ठीक है, कौन सी टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम बन गई? तो भारतीय टीम यहां पर नंबर 1 पे चल रही है। एएफसी महिला एशियाई कप का आयोजन भारत में किया गया था, लेकिन इसको जीता किसने है? तो चीन ने जीता है। इसका मतलब उसे गोल्ड मेडल मिला। किसे हराया है चीन ने? तो दक्षिण कोरिया को हराया है, वो आपका सिल्वर मेडल पाया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल ये किसने जीता दोस्तों? तो पहला गोल्ड मेडल जीता है थेरेसी जोहान्स ने। ठीक है, थेरेसी जोहान्स ने, इनका नाम भी याद रखेगा। और भारत इस शीतकालीन ओलंपिक का ऑफिशियली क्या कर रहा था, जो है इसका मनाही कर रहा था। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। करा कि दोस्तों यानी जो ये बीजिंग ओलंपिक हो रहा था दोस्तों, इसका बहिष्कार भारत के द्वारा किया जा रहा था। करेक्ट। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों किसे दिया गया है? प्लेयर ऑफ द मैच, तो याद रखेगा ये दिया गया है राज अंगद बावा को। किसे? राज अंगद बावा को। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो अभी अवार्ड नहीं दिया गया, केवल नामांकन हुआ दोस्तों, और यहां नामांकन हुआ है नीरज चोपड़ा का, याद रखेगा। ठीक है, और भारत जो है किस गेम का उद्घाटन समारोह और समापन समारोह का बहिष्कार कर रहा है? तो ये आपका शीतकालीन ओलंपिक जो हो रहा है। 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है पीआर सुजेश को दिया गया, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला यहां तक रहा, आगे और भी पढ़ लेते हैं। करा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए, किसके लिए? एक तो जो ट्रांसजेंडर हैं, दूसरा जो भिखारी हैं, इनके लिए दोस्तों एक स्माइल योजना स्टार्ट किया गया। और स्माइल योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लिख रहा है कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौन है भाई इस मंत्रालय के मंत्री? कौन है? किरण रिजिजू साहब है। बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये आपकी स्मृति ईरानी जी देख रही हैं। नीति आयोग दोस्तों, ये तो आयोग है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, और ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? स्माइल योजना है। किसके लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और भिखारियों के लिए, जो बच्चे भीख मांगते हैं रोड के किनारे, उनके लिए दोस्तों की स्माइल योजना लाई जा रही है। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। तो याद रखें दोस्तों, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के लिए तैयार किया गया दोस्तों। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को देख करके दोस्तों उनके लिए बनाया गया कि एक कल्याणकारी योजना के रूप में कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं, कैसे उस अवस्था से उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। काफी सारे बातें भी बताई गई, बहुत सारा फंड, 365 करोड़ रुपए का फंड दोस्तों यहां डाला गया, ताकि कैसे करके इन चीजों पर जो है रोक लगाया जाए और इसको और ज्यादा कैसे हम सुधार कर सकते हैं ये किया जाए। ठीक है, तो चलिए आपके मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि हम लोग योजनाओं से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ही हो गया। दूसरा लिख रहा है कि जैसे भारत में आधार कार्ड बनाना, तो आधार की तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश जो है आधार कार्ड बनाने जा रहा है, एक अपना ये यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी बनाने जा रहा है? तो ये आपका श्रीलंका देश है। अभी तो 2022 में पता चला था कि दिवालिया होने वाला है, तब तक आधार कार्ड बनाने जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फरवरी 2022 में नई आईटी नीति ये किस राज्य के द्वारा लाया जा रहा है? तो गुजरात सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रलय नाम से, ठीक है, पैरा शिक्षालय स्टार्ट किया गया। ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पैरा शिक्षकों के माध्यम से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा से भी नीचे के बच्चे हैं, प्ले ग्रुप वाले, उनको पढ़ाया जाएगा एक ओपन कैंपस में। ये इस तरह की योजना है। कह रहा है चीन भारत की सीमा के पास यानी मैकमोहन लाइन के आसपास जो गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना लाई है? तो विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इस बार के बजट में दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के लिए और बंबू रोड लिंक्स के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो यहां पे लाया गया पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, ये भी अच्छी योजना है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा किया है? आज का नहीं, काफी पुराना कार्यक्रम है। इसका दोस्तों सप्तवर्षीय योजना बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था? एलईडी का बल्ब लगाने वाली जो योजना थी यही थी, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है।
करा हाल ही में किस राज्य द्वारा सॉरी छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति, तो बता दिया गुजरात के द्वारा। और हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये मिशन लॉन्च किया है हमारे रेल मंत्री, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज के सवालों का सिलसिला ही समाप्त होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के बैच तो परचेज कीजिए ही, साथ ही साथ दोस्तों किताब लेना मत भूलिए, ठीक है। किताब दोस्तों बड़ी मेहनत से किताबें लिखी गई, आप इसके कंटेंट को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई सर इस किताब में कुछ तो अलग है जो और किताबों में हमें देखने को नहीं मिला, मतलब कुछ तो डिफरेंट है, जबरदस्त है। आप इस किताब को लीजिए, वाकई आप खुशी महसूस करेंगे, ठीक है। अब तक 3 सीरीज दोस्तों लॉन्च की जा चुकी है, आगे भी दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं, वीडियो परीक्षा पर काम कर रहे हैं, सुपर टेट पर काम कर रहे हैं, यूपी टेट पर काम कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, गजब गजब की सीरीजें, गजब गजब की किताबें आएंगी मार्केट में, आप उन्हें लेकर स्टडी करिएगा, फिर आप देखिएगा धमाल मस्ता कैसे, ठीक है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की मदद कोई जो है आपको समस्या है तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।